स्वागत है दोस्तों आपका बीपीएससी हंट में। कल हम वायु को आधा समाप्त किए थे। मतलब आपका वायु टॉपिक था। हम कर रहे हैं 7 क्लास की एनसीईआरटी को पढ़ रहे हैं। लेसन नंबर 4 टॉपिक है आपका वायु। वायु को हमने कल आधा पढ़ा था, मतलब वायु टॉपिक को मैंने आधा पढ़ाई किया है। ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। आज का टॉपिक क्या है आपका? वायु दाब। कल हम समाप्त किए थे तापमान के पास में। जो आपका टॉपिक लास्ट टॉपिक क्या था आपका? तापमान। तापमान हम किससे नापते हैं? थर्मामीटर से नापते हैं। और वायुदाब के लिए क्या हम आप प्रयोग करते हैं? बैरोमीटर। वर्षा के लिए रेन गेज। और पवन की दिशा कौन दर्शाता है? तो बात दिक्दर्शी, विंड वेव बोलते हैं उसको। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्या? वायुदाब। वायुदाब से बढ़ने से पहले हम जो हमारे चैनल के साथ न्यू ज्वाइन करते हैं, जो भी हमारे चैनल पर आते हैं, वो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। ये आपका ही चैनल है, आपको ही आगे लेके चलना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे कह रहा है, क्या आप जानते हैं? आपसे पूछ रहा है यहाँ पे, आप पढ़ रहे हैं ना, तो क्या आप जानते हैं तापमान को मापने का तापमान को मापने का मानक इकाई डिग्री सेल्सियस है। इसका निर्माण कौन किया था डिग्री सेल्सियस का? एंडर्स सेल्सियस ने किया था। याद रखेंगे, 0 डिग्री पर जल जो होता है वो जम जाता है, 100 डिग्री पर जल जो है उबलता है। वायुदाब स्टार्ट करते हैं। वायुदाब क्या है? देखिए, यहाँ पे बोल रहा है, आपको यह जानकर आश्चर्य होगा। क्या आश्चर्य होगा? वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है। वायु जो है ना, हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल भी लगाती है, किंतु हम इसका अनुभव नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि यह इसलिए होता है क्योंकि वायु दाब हमारे ऊपर सभी दिशाओं से लगता है और हमारा शरीर विपरीत बल लगाता है। इसीलिए हमें नहीं पता चलता कि वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ साथ बल भी लगा रहा है। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि वायु हमारे शरीर का सभी दिशाओं से लगता है और हमारा शरीर उसके विपरीत बल लगाता है। समझ में आ गया? आगे हम बात करते हैं। पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा, क्या बता रहा है? पृथ्वी की सतह पर, मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर देता हूं ताकि आप इसे समझ सकें और इसको नोट्स भी। क्या बता रहा है? पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है। क्या बता रहा है? पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है। अब कैसे कैसे पृथ्वी की सतह पर लगा रहा है, तो थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे। मैं तो आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ पे ये आपका क्या है? वायु आ रही है, वायु आ रही है, वायु आ रही है। तो हवा की टकराहट से जो बल उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? वायु दाब कहते हैं। ठीक है, प्रेशर। आगे हम बात करते हैं। कह रहा है कि वायुमंडल में ऊपर जाने पर वायुदाब घटती है और समुद्र स्तर पर इसका वायु जो दबाव होता है वो बढ़ता है, सर्वाधिक होता है। तो आपसे यहाँ पे सवाल पूछ सकता है। किस प्रकार से सवाल पूछ सकता है? निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। वायु दाब के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन गलत है? आपको ऑप्शन देगा। वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर दाब तेजी से गिरने लगता है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन क्या है? वायु दाब जो है समुद्र की सतह पर सर्वाधिक मिलता है, ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी सही है। ठीक है, दोनों सही है, इनमें से कोई नहीं। आप आंसर मुझे बताइए कमेंट में। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है, और ऊंचाई पर जाने पर यह क्या होता है? ये घटता है। ऊंचाई पर जाने पर क्या होता है? ये घटता है। समुद्र स्तर पर क्या होता है? वायुदाब सर्वाधिक होता है, ऊंचाई पर जाने पर यह घटता है। वायुदाब
क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। क्या बता रहा? वायु दाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। अधिक तापमान वाले क्षेत्र में अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। यह निम्न दाब क्षेत्र बनता है। निम्न दाब बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा रहता है। देखिए, मैंने अब क्या बताया कि जहां वायु गर्म होती है वहां से क्या होती है, वायु ऊपर की ओर उठती है। तो वो कौन सा एरिया बन रहा है? निम्न दाब का क्षेत्र बन रहा है। और निम्न दाब का जो क्षेत्र बनता है वो कैसा रहता है? बादल युक्त एवं नम मौसम के साथ में ये जुड़ा रहता है। आप समझ गए कि जहां वायु गर्म होकर ऊपर उठ रही है, नीचे खाली स्थान भर रहा है, ऊपर जाएगी बादल युक्त और मौसम के साथ ही नम मौसम के साथ में जुड़ा रहता है। मैंने कल आपको बताया था, गर्म वायु ऊपर उठती है, नीचे खाली होता है। ऊपर से ठंडी वायु आती है, क्योंकि ठंडी वायु का वजन होता है वो भारी जाता है, और वो जहां से वायु ऊपर उठती है वहां जाकर क्या होता है, वो स्थान ले लेती है। इसे क्या कहते हैं? वायु चक्र कहते हैं। कल मैंने आपको पढ़ाया भी था। कम तापमान वाले क्षेत्रों में वायु ठंडी होती है, इसलिए यह भारी होती है। भारी वायु निमज्जित होकर उच्च दाब क्षेत्र उच्च दाब लिख रहा है, उच्च दाब के कारण स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश होता है। वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब की ओर चलती है। याद रखेंगे, वायु जो है उच्च दाब क्षेत्र से निम्न वायु दाब की ओर चलती है। आप लिखेंगे वायु दाब किसे कहते हैं? आप लिखते चलेंगे, वायु दाब किसे कहते हैं? लिखिएगा, लिखेंगे, पृथ्वी की सतह पर पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, वायु दाब वायुमंडल, इस प्रकार से लिखे, वायुमंडल में ऊपर जाने पर दाब दाब तेजी से गिरने लगता है, तेजी से गिरने लगता है, तथा समुद्र स्तर पर वायु दाब सर्वाधिक होता है। तथा समुद्र स्तर पर वायु दाब सर्वाधिक होता है। ठीक है, अगला पॉइंट लिखेंगे। अधिक तापमान वाले क्षेत्र में अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। यह निम्न दाब का क्षेत्र बनता है। यहाँ निम्न दाब का क्षेत्र बनता है। आप सिंपल से याद रखेंगे, जहां वायु गर्म होकर ऊपर उठेगी वो निम्न दाब का क्षेत्र बनेगा, और वहां पे निम्न दाब जो है बादल युक्त और नम मौसम के साथ में उसका संबंध होता है। आप इसको इस रूप में आप समझेंगे। अगला पॉइंट लिखेंगे, कम तापमान वाले क्षेत्रों में वायु ठंडी होती है। वायु ठंडी होती है। ठीक है, वायु ठंडी होती है। इसके फलस्वरूप यह भारी भी होती है। इसके फलस्वरूप यह भारी भी होती है। भारी वायु निमज्जित होकर उच्च दाब क्षेत्र बनाती है। ठीक है, तो निम्न दाब और उच्च दाब समझ गए, है ना? अब देखिए, हाई प्रेशर और लो प्रेशर में क्या अंतर होता है। हाई प्रेशर में क्या लिखेंगे, बस मैं आपको समझा देता हूँ। हाई प्रेशर मतलब यहाँ पे आप लिखेंगे, इसके पास क्या होता है, वायु का मात्रा ज्यादा होता है, और लो प्रेशर में क्या होता है, यहाँ वायु कम होता है। आप समझ गए, उच्च दाब निम्न दाब। चलिए, अब हम टॉपिक डालेंगे पवन।
पवन को हम समझते हैं, बस 3-4 पॉइंट इसमें लिखेंगे, कौन सा पवन क्या है, और ये टॉपिक आपका समाप्त हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आर्द्रता भी है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। पवन, देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है, उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं। पहला परिभाषा पवन का ही मिल गया। पवन किसे कहते हैं? उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को हम क्या कहते हैं? पवन कहते हैं। आप पवन को काम करते देख सकते हैं, आप पवन को काम करते देख सकते हैं जब यह सड़क पर गिरी पत्तियों को उड़ाती है अथवा तूफान के समय पेड़ों को उखाड़ देती है। कभी कभी जब पवन धीरे बहती है तो आप इसे जमीन, धूल या धुएं को उड़ाते देख सकते हैं। ये सब क्या है? पवन का काम ही तो है ना, पवन का काम है ये सब। तो तो पवन का परिभाषा हो गया। कह रहा है कभी कभी पवन इतनी तेजी से तेज होती है कि इसके विपरीत दिशा में चलना कठिन हो जाता है। आपने अवश्य अनुभव किया होगा कि तेज पवन में छाता लेकर चलना आसान नहीं है। 3 अन्य उदाहरण सोचिए जब पवन तेज होने के कारण क्या समस्या उत्पन्न होती है। तीनों प्रकार को विभाजित किया जा सकता है। पवन को मुख्य कौन कौन, तो यहां देखते हैं। अस्थाई पवन, दूसरा क्या है? मौसमी पवन, स्थानीय पवन। तो लिखेंगे पवन क्या है या पवन किसे कहते हैं। लिखेंगे पवन किसे कहते हैं, लिखेंगे पवन जो होता है आपका उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर, उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं। यह 3 प्रकार का होता है, यह 3 प्रकार का होता है। पहला है आपका अस्थाई पवन, अस्थाई पवन। दूसरा है आपका मौसमी पवन। तीसरा है आपका स्थानीय पवन। ठीक है, इतना समझ के स्थानीय पवन। चलिए अब हम टॉपिक डालेंगे अस्थाई पवन। अस्थाई पवन तो लिखेंगे, इसमें क्या लिखेंगे? यह वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में बहती है। यह वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में बहती है। जिसे अस्थाई पवन कहते हैं, जिसे अस्थाई पवन कहते हैं। एग्जाम्पल में लिखेंगे, एग्जाम्पल में लिखेंगे व्यापारिक पवन, व्यापारिक पवने, पछुआ पवने और पूर्वी पवने, पूर्वी पवने। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक देंगे मौसमी पवने। मौसमी पवने, यह पवन विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती है। यह पवन विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती है। उसे मौसमी पवने कहते हैं, उसे मौसमी पवने कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में क्या है? मानसूनी पवने, मानसूनी पवने यहाँ पे देख रहे हैं, मानसूनी पवने। अगला लिखेंगे स्थानीय पवने। स्थानीय पवने, यहाँ क्या बता रहा है? देखेंगे ये पवने किसी छोटे क्षेत्र से
छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती है। उदाहरण के लिए स्थल समीर एवं समुद्र समीर। देखिए, गौर करेंगे यहाँ पे, स्थानीय पवन क्या है? यह पवनें किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय चलती है। उदाहरण के लिए स्थल एवं समुद्र समीर। क्या आपको भारत के उत्तरी क्षेत्र में गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन याद है? इसे लू कहते हैं। तो लिखेंगे स्थानीय पवन में लिखें, ये पवनें किसी छोटे क्षेत्र में, ये पवनें किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन किसी विशेष समय में चलती है, किसी विशेष समय में चलती है। तो क्या कहेंगे उसे? स्थानीय पवन। एग्जाम्पल के लिखेंगे स्थल समीर और समुद्र समीर। स्थल समीर और समुद्र समीर। थोड़ा मेरी बातों पर गौर करेंगे। सवाल मैं बना रहा हूं यहाँ पे। देखिए, सवाल किस प्रकार से आ सकता है कि स्थानीय पवन है। स्थानीय पवन है, ऑप्शन ए व्यापारिक पवन, ऑप्शन बी ध्रुवीय ध्रुव पवनी पवन, है ना, ध्रुवीय पूर्वी पवन, और तीसरा आपका क्या हो जाएगा? भारतीय मानसून पवन। फिर से सवाल सुने, स्थानीय पवन है, क्या है? स्थानीय पवन है कौन? पहला व्यापारी पवन, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी ध्रुवीय पूर्वी पवन, ऑप्शन बी क्या है? समुद्र समीर एवं स्थल समीर। चौथा ऑप्शन है अर्थात डी भारतीय मानसून पवन। तो क्या आ जाएगा आंसर? स्थानीय पवन में क्या हो जाएगा? समुद्र समीर एवं स्थल समीर। देखिए, ये बात अभी आप पढ़ ली तो आपको आसान सा लग रहा है, परंतु यही सवाल अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए तो तकलीफ में आ जाएंगे। कहेंगे कि सवाल तो आउट ऑफ सिलेबस आ गया है। तो नहीं, एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको कोई भी सवाल आउट ऑफ सिलेबस नहीं मिलेगा, बशर्ते आपको सवाल बनाते आना चाहिए कि हम सवाल को किस प्रकार से क्रिएट करते हैं। अपने बौद्धिक लेवल को, अपनी बौद्धिक क्षमता को बढ़ाना होगा अपने एग्जाम के प्रति, किसी और के प्रति नहीं, सिर्फ अपने एग्जाम के प्रति बढ़ाएं और अपना सीट ले। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बता, क्या स्थान है इसमें? इसमें एक स्थान है इरेसामा और बालिकुड़ा। क्या है? इरेसामा और बालिकुड़ा। मैं ये स्थान क्यों बता रहा हूं आपको? क्योंकि आपको पूछ जिला है तो आप क्या बताएंगे? फिर भी मैं पढ़ देता हूँ उसके बाद देखेंगे। भारत के पूर्वी समुद्री तट पर स्थित उड़ीसा में बंगाल की खाड़ी से उठने वाले चक्रवातों का खतरा बना रहा। 17 अक्टूबर 1999 को राज्य के 5 चक्रवात आया। 29 अक्टूबर 1999 को एक अन्य महाचक्रवात आया जिसने राज्य के बड़े भाग पर तबाही मचा दी। मुख्यतः पवन, एक इसको जूम कर लेता हूं ताकि, है ना, चलिए, बड़े भाग पर तबाही मचाई। मुख्यतः पवन का वेग वर्ष उत्कर्ष से हानियां हुई। 260 से वाली पवन 36 घंटे से भी ज्यादा समय तक चलती रही। इस पवन ने पेड़ उखाड़ दिए, कच्चे घरों को नष्ट कर दिया, भवनों तथा अन्य घरों की छतें उखाड़ दी गई। ठीक है, इस तरह से आप इसको पढ़, सामा और ये जगह क्या था? बालिकुड़ा। तो याद रखेंगे उड़ीसा में है ये, है ना। देखिए, इरेसामा और बालिकुड़ा यहाँ पे लिखा हुआ है, उड़ीसा के इरेसामा और बालिकुड़ा में। इसे आपको नोट कर लेंगे। ये हो सकता है कि आपका मैपिंग का सवाल बना सकता है कि इरेसामा बालिकुड़ा क्या है। अगर आप इरेसामा और बालिकुड़ा के बारे में पढ़े रहेंगे तो आप कुछ लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आर्द्रता, नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है? आर्द्रता। आर्द्रता है आपका नेक्स्ट टॉपिक। क्या बता रहा है?
कि जब जल पृथ्वी पर विभिन्न जलाशयों से बाष्प होता है तो यह जलवाष्प बन जाता है। वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। वायु में किसी भी समय की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। जब वायु में जलवाष्प की होती है तो इसे हम आर्द्र दिन कहते हैं। जैसे जैसे इसकी जलवाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ती जाती है, इस प्रकार यह और अधिक आर्द्र हो जाती है। इस प्रकार और अधिक क्या हो जाती है? आर्द्र हो जाती है। आर्द्र दिन में कपड़े समय लगता है एवं हमारे शरीर से पसीना आसानी से नहीं, असहज महसूस करते हैं। जब जलवाष्प ऊपर होना शुरू हो जाता है, जलवाष्प संघनित होकर जल की बूंदें बनाते हैं। बादल इन्हीं बूंदों को एक ही समूह का होता है। ये जब जल की ये बूंदें इतनी भारी होती है कि वायु में तैर ना सके, तब ये वर्षा के रूप में नीचे आ जाती है। आकाश में उड़ते हुए जेट हवाई जहाज आपने पीछे सफेद पर चिन्ह देखा ही होगा। इनके इंजनों से निकली नमी संघनित हो जाती है, चिन्ह छोड़ते हैं। आप देखे भी होंगे, वायु की गतिमान न रहने की स्थिति में यह संघनित नमी कुछ देर तक पथ के रूप में दिखाई देती है। पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला ठीक है। ज्यादातर भौम जल वर्षा जल से प्राप्त होता है। पौधे जल संरक्षण में मदद करते हैं। पौधे जो है में मदद करते हैं। जब पहाड़ पार्श्व से पेड़ काटे देखिए जब पहाड़ पार्श्व से पेड़ काटे जाते हैं, वर्षा जल अनावृत पहाड़ों से नीचे बहता है एवं नीचे इलाकों में बाढ़ के कारण बनता है। क्रियाविधि आधार पर वर्षा तीन प्रकार के होते हैं: संवहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा और। तो आप लिखेंगे आर्द्रता, हेडिंग डालेंगे, इसे कहते हैं, लिखेंगे आर्द्रता। लिखेंगे आर्द्रता। वायु में भी समय वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा जलवाष्प की मात्रा मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्द्रता। चलिए, जैसे जैसे वायु गर्म होती जाती है, जैसे जैसे वायु गर्म होती जाती है तो जलवाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है। जैसे जैसे वायु गर्म होती जाती है, जलवाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ती जाती है। देखिए बादल क्या है? बादल क्या है? बादल जो है जल के बड़े कण होते हैं। बादल किसे कहते हैं? जल के बड़े कण को बादल कहते हैं। ठीक है। अब लिखेंगे वर्षा। वर्षा किसे कहते हैं? वर्षा लिखेंगे, वर्षा। लिखेंगे पृथ्वी पर जल के रूप में, पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला वर्षण, गिरने वाला वर्षण वर्षा कहलाता है। ठीक, वर्षा कहलाता है। वर्षा तीन प्रकार का होता है। वर्षा तीन प्रकार का होता है। कौन कौन? संवहनीय वर्षा, संवहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवातीय वर्षा। तो संवहनीय वर्षा के बारे में लिखेंगे, समुद्र के ऊपर वायु ऊपर उठती है, समुद्र के ऊपर वायु उठती है, समुद्र के ऊपर वायु उठती है
समुद्र के ऊपर बादल का निर्माण हो जाता है और संघनित होकर वर्षा हो जाती है। संघनित होकर वर्षा हो जाती है, उसे क्या कहते हैं? संवहनीय वर्षा कहते हैं। अगला है आपका पर्वतीय वर्षा। जहां इस प्रकार से लिखे, पर्वत के कारण वायु ऊपर उठती है, पर्वत के कारण वायु ऊपर उठती है और वायु संघनित होकर वर्षा कर देती है, उसे क्या कहते हैं? पर्वतीय वर्षा। अगला क्या है आपका? संवहनीय वर्षा मैंने लिखा दिया, पर्वतीय वर्षा लिखा दिया, चक्रवातीय वर्षा लिखेंगे। चक्रवातीय वर्षा लिखेंगे। जहां ठंडी वायु एवं गर्म वायु, जहां ठंडी वायु एवं गर्म वायु आपस में मिलते हैं, आपस में मिलते हैं, वही संघनित होकर, वही संघनित होकर चक्रवातीय वर्षा करते हैं। अब हम सवालों को देख लेते हैं। सवाल यहाँ पे क्या बता रहा है? वायुमंडल क्या है? हमारी पृथ्वी चारों तरफ से गैसों का आवरण से घिरा हुआ है। आपको मैंने कल बताया था। वायुमंडल का अधिकतर भाग किन दो गैसों से? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%। वायुमंडल में कौन सी गैस हरित गृह प्रभाव पैदा करती है? तो आपका CO2, और हम H2O को भी मानते हैं, परंतु 7वीं क्लास के अनुसार हम पढ़ रहे हैं। मौसम किसे कहते हैं? दिन प्रतिदिन घंटा बदलने वाली को हम क्या कहते हैं? मौसम कहते हैं। वर्षा के 3 प्रकार लिखे हैं, कौन कौन? संवहनीय, पर्वतीय, चक्रवातीय। वायुदाब क्या होता है? तो मैंने आपको बताया ही था। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हमें सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है? तो ओजोन। कौन? ओजोन बचाती है। आगे क्या है? वायुमंडल के परतों में कौन से बादल विहीन होते हैं? तो कौन से बादल विहीन होते हैं? संताप मंडल, सताप मंडल, है ना। आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल की परतों में जब हम ऊपर जाते हैं तब वायुदाब क्या होता है? वायुदाब घटता है। जब वृष्टि तरल रूप से पृथ्वी पर आती है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम वर्षा कहते हैं। अब यहाँ मिलान करने की बात यहाँ पे कह रहा है। मिलान तो क्या? व्यापारिक पवनी। व्यापारिक पवनी क्या हो सकता है? आपका अस्थायी पवन है। लू क्या है? लू क्या हो सकता है आपका? है ना, लू कह रहा है कि यहाँ पे बात करते हैं हम लोग। मानसून क्या है? मौसमी पवन है। पवन क्या है? पवन क्या है? ठीक है। अब लू क्या हो जाएगा यहाँ पे? स्थानीय पवने। ये हो जाएगा आपका ये, और यहाँ हो जाएगा आपका ये बोला। ठीक है, तो आप इसे देख लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग। थैंक यू, बाय।